नमस्कार, आप सबका स्वागत है पॉडकास्ट विद अर्जुन शर्मा में और मैं हूं आपका अर्जुन शर्मा। आज हम इस सेगमेंट में आपके लिए एक खास विश्लेषण लेके आए हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इन दोनों प्रदेशों में जहां मुख्य विपक्षी दल, सत्ताधारी दल चुनाव मैदान में हैं, वहीं पे क्षेत्रीय दल भी चुनाव मैदान में अपना अपना रंग दिखाने के लिए मौजूद है। हालांकि पूरे देश का अगर वृत्तांत देखें तो क्षेत्रीय दलों का अपना महत्व रहा है हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा के हों या लोकसभा के। कई उदाहरण हैं, कई एग्जाम्पल हैं कि क्षेत्रीय दलों ने कौन कौन से प्रदेशों में कितनी बार शासन किया, कितनी बार एक छोटी सी पार्टी बनी, उठी, एक परिवार से उठी और उठकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंची। लोकसभा में अपने प्रदेश की सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की और राष्ट्रीय राजनीति में भी उन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई। हम शुरू यहाँ से करेंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी आज क्या स्थिति है, उनको पहले कैसा रिस्पॉन्स रहा था, आज क्या हालात हैं, और इसी बहाने हम देश में बहुत सारी विपक्षी दलों के रूप में उभरी क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ चर्चा करेंगे पंजाब के मीडिया में आए एक नए ट्रेंड की, जिसमें जो छद्म युद्ध है उसका एक नया एग्जाम्पल सामने आया है जो पहले कभी नहीं आया। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा जो है वो किसी समय 3 लालों की धरती कहा जाता था और जिनमें से 2 लाल जो थे वो राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े थे और तीसरा लाल जो था देवीलाल, उन्होंने अपने क्षेत्रीय दल का सबसे पहले गठन किया था। ना केवल गठन किया बल्कि सरकार भी बनाई और उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला तो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, चाहे अवधि 5 दिन की रही हो, चाहे 15 दिन की रही हो, चाहे 121 दिन की रही हो या पूरा टर्म की बात की हो। लेकिन शपथ ग्रहण करने और छोड़ने के बीच का जो समय होता है वो मुख्यमंत्री काल होता है और गिनती जब की जाती है तो वो सारे गिनती के लिहाज से उनकी टर्म्स का ब्यौरा सामने आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। असल में देश में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था और क्षेत्रीय दल जो थे वो धीरे धीरे एक राष्ट्रीय पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर सोचती थी, राष्ट्रीय स्तर पर फैसले लेती थी और जिनसे स्थानीय तौर पे कुछ ऐसे मुद्दे और कुछ ऐसी समस्याएं होती थी जिनको वो एड्रेस नहीं कर पाती थी, जिनको वो ध्यान नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से रोज के चलते धीरे धीरे इस देश में क्षेत्रीय दल पनपे और देश पे लगभग 20-25 साल तक तो वो राष्ट्रीय राजनीति तक को बुरी तरह से प्रभावित भी करते रहे। हमने अभी बात की हरियाणा की। आज हरियाणा में स्थिति यह है कि तीनों लालों में से किसी भी लाल का परिवार जो है वो अपने दम पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। देवीलाल के वंशज जो थे उनके ओम प्रकाश चौटाला जो पुत्र राजनीति में सक्रिय, जिनका मैंने जिक्र किया, उनके 2 बेटे हैं और उनकी 2 पार्टियां बन चुकी हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में एक दल ने, जेजेपी जिसको कहा जाता है, उसने जो सीटें ली 9 सीटें, उसके दम पे भाजपा की सरकार दूसरी बार बनी थी। इस बार भी वो मैदान में है और अलग से मैदान में है। क्या परफॉर्मेंस रहेगी
क्या ताकत दिखाएंगे, ये समीकरणों पे डिपेंड करता है, ये उनकी प्रोग्रेस पे और उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आप देखिए कि भाजपा के उदय होने के बाद एक नया ट्रेंड भी सामने आया कि क्षेत्रीय दल जो थे वो धीरे धीरे सिमटते चले गए। उसका कारण चाहे ये रहा हो कि पहले कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अकेली पार्टी थी, तो अब भाजपा दूसरी पार्टी भी आगे जो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, उसके चलते भाजपा ने स्थानीय मुद्दों को एड्रेस करना भी शुरू किया और अपने संगठन में विस्तार करके हर राज्य की इकाई को स्थानीय स्तर पर सोचकर उसका कुछ ना कुछ तैयारी करने की जो नीति बनाई, उसके चलते पुराने क्षेत्रीय दल जो है वो धीरे धीरे गायब होने शुरू हो चुके हैं। मिसाल के लिए हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में ये ट्रेंड का अंतर यह है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस जो थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी शुरुआती दौर से ही, और तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना जो आज बना है और जो प्रदेश हैं साउथ के, उनमें उनकी क्षेत्रीय दलों का अपना प्रभाव था भी और आज भी है। कुछ सिमट गए। एनटी रामाराव जो थे, उनका जो दामाद है आज वो सत्ता में है, लेकिन वो उस परिवार को काटकर उनकी राजनीति को छोड़कर अपनी नई राजनीति की लाइन पे चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता संभाली है। तमिलनाडु में जयललिता का वर्चस्व भी रहा और करुणानिधि के परिवार का भी वर्चस्व रहा है। जयललिता के पर लगे बहुत भीषण भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद धीरे धीरे उनके साथ सीबीआई का जो खेल चला, लुका छिपी का, उनकी शहीदी के साथ जो करोड़ों रुपए की लेन देन के किस्से शुरू हुए, महारानी की तरह रहने का उनका रिवाज सामने आया, तो अंततः उनकी मौत के बाद वो पार्टी जो थी वो सिमट कर रह गई। और करुणानिधि की पार्टी जो थी वो भी हालांकि इल्ज़ामों में घिरी और भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम थे, लेकिन फिलहाल वो कायम है और मजबूत है। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में जो शिवसेना थी वो उसका जो उदय हुआ तो उसके पीछे की जो सोच और पर्सनैलिटी थी वो बाला साहब ठाकरे थे। वो मराठी और गैर मराठी का इशू लेके शिवसेना का उन्होंने गठन किया और मराठों को महाराष्ट्र में सम्मान और मान दिलाने के लिए उन्होंने काम किया। और हालांकि उनके कार्यकर्ता उग्र भी रहे, तोड़फोड़ में और लड़ाई झगड़ों में भी उनका बहुत दखल रहा, लेकिन बाला साहब के जीते जी लोग उनको प्यार करते रहे और महाराष्ट्र में बाला साहब की पार्टी जो थी वो अपनी ऊंचाइयों तक रही। भाजपा के साथ उनका नेचुरल कॉम्बिनेशन था और उनका गठबंधन भी बहुत अच्छी तरह से चलता रहा। लेकिन उनके बाद आज वो पार्टी भी दो फाड़ा है और धीरे धीरे उनका भी शिराजा बिखरता जा रहा है। उसी महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक बहुत बड़े दिग्गज शरद पवार ने बगावत करके पार्टी खड़ी की थी, एनसीपी। लेकिन शरद पवार कभी भी पूरे महाराष्ट्र के माननीय नेता नहीं बन सके, इसलिए उनकी पार्टी कभी सीधे तौर पे सत्ता में आने के लायक नहीं रही और आज भी वो वन मैन पार्टी कही जा सकती है। जैसे जैसे बाकी पार्टियों के प्रमुखों की तरह ये पवार साहब कमज़ोर पड़ते जाएंगे और शरीर है, उम्र है, उसका भी अपना काम चलता रहेगा, तो वैसे वैसे इस पार्टी का भविष्य भी कोई बहुत ज़्यादा उज्जवल दिखाई नहीं देता। हरियाणा में तो अजब था काम। ओम प्रकाश चौटाला जो क्षेत्रीय दल को लीड करते थे, लोक दल को, इनेलो का नाम भी उन्होंने बाद में रखा, इंडियन नेशनल लोक दल, तो उसका भी राज बड़ी देर तक 25 साल तक उनकी डुगडुगी रही है। चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में,
हरियाणा ओम प्रकाश चौटाला के बिना उसकी सियासत का नाम भी नहीं लिया जा सकता था। लेकिन आज हरियाणा में जैसे बीजेपी का उदय हुआ और ये भी इत्तेफाक हुआ कि इनका ज़्यादातर गठबंधन भाजपा का इनेलो के साथ ही रहा या उनके परिवार के साथ रहा, और आज वो परिवार भी बिखर चुका है और पार्टी भी बिखर चुकी है। बिहार में लालू का शासन आया तो वो एक नया उदय था। उस नए उदय में लालू प्रसाद यादव ने जो जनता से कहा, जनता ने उसको भगवान की वाणी माना। 3 टर्म तक वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचार इन सारी चीज़ों को लेकर उनकी पार्टी को बिहार में डूबने की नौबत आ गई। और आज भी उनकी पार्टी बिहार के लिए एक सिंबल है, लेकिन एक फुटनोट की तरह है। वो कभी सत्ता में आने के काबिल तो नहीं है पूरे तौर पे। हाँ, थोड़ी बहुत सीटें लेकर फिलहाल वो अपनी प्रदेश की राजनीति में कुछ ना कुछ जो उनकी उपलब्धि है या उनका वजूद है वो दिखा रहे हैं। यूपी में मुलायम सिंह यादव के परिवार का गठन हुआ। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी। ये भी लालू के साथ उसी इमरजेंसी के दौर से निकले नेता थे और धीरे धीरे ये भी पकड़ बनाने लगे और मुलायम सिंह यादव अंततः बहुत मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पे यूपी में उन्होंने दस्तक दी। लेकिन धीरे धीरे उनके परिवार में भी ये समस्या आई कि सारे के सारे परिवार के लोग एमपी और एमएलए बनना चाहते हैं, सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सभी केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हैं। तो इस पारिवारिक कला और जनता के सामने इसके एक्सपोजर ने इस पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी को भी बुरी तरह से कमज़ोर किया। और जो कभी सत्ता की शीर्ष पर पहुंचने के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता था, उनके राजकाज में जो लॉ एंड ऑर्डर का रहा हाल, उसके चलते आज यूपी के लोग उनको भी पूर्ण सत्ता देने के लिए शायद कानों को हाथ लगाते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 परिवार हैं जो क्षेत्रीय शत्रप हैं। एक मुफ्ती का परिवार है जिनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, उनकी पार्टी पीडीपी को आज लीड कर रही है चुनाव में, और दूसरे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अपने अब्दुल्ला साहब। ये शेख अब्दुल्ला की पार्टी से चली आ रही परंपरा आज तक चल रही है। और मेरे ख्याल से पूरे भारत की अगर क्षेत्रीय दलों की लंबी पारी की बात की जाए तो उसमें नंबर पहला जो आएगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही आएगा, क्योंकि 48, 49, 50 से लेकर आज तक चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे गए, चाहे उनके परिवार का जितना भी दबदबा रहा, लेकिन शेख साहब के बाद फारूक अब्दुल्ला ने ज़मीन को बहुत ज़्यादा खिसकने नहीं दिया। हाँ, धारा 370 के बाद जो आंकड़े सामने आए, जो लोगों के सामने तथ्य सामने आए, उसके चलते इन दोनों परिवारों के प्रति अब कश्मीरियों की वैसी सोच नहीं रह गई जैसी पहले हुआ करती थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का उदय होता है और अगर वो स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कोई ना कोई अच्छा काम करती है या उनका दुख दर्द समझ के उस लिहाज से नीतियाँ बनाती है, तो उनको बढ़त जो है वो थोड़ा आसानी से मिल जाती है और राष्ट्रीय पार्टी होने का फ़ायदा भी मिल जाता है। अभी हमने जो ये सब देखा, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच की जो कहानी थी वो सारी हमने सुनी है। तो इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक और नया ट्रेंड पंजाब में चल रहा है और सामने आया है, पहला केस, उसके बारे में हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए। वैसे तो पंजाब में जलंधर जो है वो मीडिया की राजधानी कहा जाता है, लेकिन आज सोशल मीडिया और दूसरे तरीके के जो चैनल टाइप या पोर्टल आजकल चल रहे हैं, उनकी संख्या भी सैकड़ों हज़ारों में होने को है। आज जैसे कि पिछली बार भी हमने जिक्र किया था कि लगभग
हर आदमी पत्रकार बनना चाहता है, हाथ में कैमरे की जगह मोबाइल है, 150-200 का माइक है और काम चल जाता है। लेकिन कुछ लोग गंभीरता से भी काम करते हैं। उनमें एक पुराने पत्रकार हैं योगेश सूरी। योगेश सूरी न्यूज़ लिंकर्स नाम का एक पोर्टल चलाते हैं, उनकी वेबसाइट है और उनके अच्छे खासे उसमें व्यूअर्स और उनके प्रशंसक हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। जुलाई 10 के आसपास उनके साथ एक हादसा घटित हुआ कि उन्होंने न्यूज़ लिंकर का जो फेसबुक पे पेज बनाया था वो हैक हो गया। हैक हो गया तो पेज हैक होना तो सामान्य बात मानी जाती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना तेज़ होने की वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। नहीं तो पहले कभी ऐसी चीज़ ही नहीं थी तो हैक जैसी बात होती भी नहीं थी। उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया क्योंकि उसमें कई हज़ार फॉलोअर्स थे उस पेज के और लाखों तक पहुंचने की तैयारी में थे और वो बहुत गंभीरता से अपना काम भी कर रहे थे। ये उनकी जो पूंजी थी ये ऑर्गेनिक थी सारी, क्योंकि पंजाब में हर विषय पर काम हो रहा था। लेकिन उन्होंने जो घटनाएं पंजाब के इस दौर में होने का एक तेज़ी आई, एक रफ्तार पकड़ी, उसमें हिंदू पक्ष जो था उसको उन्होंने थोड़ा सा फोकस करके अपना काम का हिस्सा बनाया और उन्होंने इस बात को उभारना चाहा कि हिंदू शिवसेना के नाम पे या हिंदू नेता के नाम पे राह चलते गोलियां मारी जा रही हैं। उनको कई बड़े जो नामवर नेता हैं इन शिवसेना से संबंधित, उनको तो पुलिस की मौजूदगी में, उनके गनमैनों की मौजूदगी में अमृतसर में श्री सूरी हैं वो भी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो वो इन विषयों को उठाते थे। लेकिन हुआ ये कि उनके पेज हैकिंग का जो कल अखबारों में हमने खबरें पढ़ी हैं कि उसकी हैकिंग पाकिस्तान से की गई है और शहरयार नाम का लाहौर का एक बंदा जो है, उनका पूरा डाटा डिटेल आई है कि जिससे उनकी वो फेसबुक की जो पेज था वो हैक कर लिया विंडो। तो इससे ये पता चलता है कि पंजाब में जो मीडिया का तौर तरीका है उस पर भी बड़ी गहरी नज़रें रखी जा रही हैं और अगर सीमा पार से जैसी नज़रें रखी जा रही हैं और हिंदुत्व जैसे विषय को छूने वाले के साथ ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। हमारी सरकारों को और ख़ास तौर से साइबर क्राइम के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये फ़र्ज बनता है कि ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए वो अपने प्रबंध करें। और जिस प्रकार योगेश को उसके बाद कई तरह की थ्रेट्स भी मिली हैं, सरकार ने उनको सुरक्षा का आश्वासन भी दिया और थोड़ी बहुत सुरक्षा दी भी है। हमें चाहिए कि हमें उनके हक में एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए और अपने पत्रकार साथी के लिए और अपने आने वाले समय में मीडिया की जो उपस्थिति है, जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, उसको बचाए रखने के लिए हमें साथ चलना चाहिए। इसी के साथ आज की जो बातचीत का क्रम है उसको समाप्त करते हैं। अगला कार्यक्रम होगा उसमें हम फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत